आज आपका स्वागत है इस गुरु नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो कि नोरसेट वैक्सीन के नाम से है। आज आपके पास में जो वैक्सीन लगने वाली है वो वैक्सीन फार्माकोलॉजी की है। डोज चेंज करके लगाई जा रही है। अब तक आप एमएसएन की डोज लगवा रहे थे, आज हम ऐसी डोज लगाएंगे जिससे आपको काफी फायदा होगा। बेटा जी, आज जो हमारा सेशन है वो नोरसेट वैक्सीन फर्स्ट में फार्माकोलॉजी का है। और फार्माकोलॉजी को हम वैसे भी क्लासें अपनी ऑनलाइन काफी बार हो चुकी है, लेकिन ये कि ये सेलेक्टिव हमारा जो यूट्यूब का एक चैनल के थ्रू हमारी जो क्लास है नोरसेट वैक्सीन, इसमें आज फार्मा की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम आपकी एनक्लेक्स के जो सोंडर्स के क्वेश्चन है उनके बारे में डिटेल करेंगे। लेकिन उसके बारे जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि फार्मा टफ है, समझ में नहीं आती है। बेटा जी, सब्जेक्ट कोई टफ नहीं होता है, बस दिक्कत यह है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें आसानी से समझ में नहीं आती है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें आसानी से समझ में नहीं आती है बेटा जी, उनको समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। यानी पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और बेटा जी, और बढ़कर हमें जाना है अपने सेंटर में, यानी दिल्ली एम्स या फिर उसके जो भी एरिया में एम्स आते हैं उन सभी के लिए हमें नोरसेट को क्लियर करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी। बेटा जी, नोरसेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनक्लेक्स सोंडर्स को हम सोल्व कर रहे हैं, तो क्या करना है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिकेशंस को हम सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे वो क्वेश्चंस आज हम रेशनल के साथ करेंगे। उनके साथ रिलेटेड जो भी फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनकी बात करेंगे। कोशिश हम यही करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे 1 आवर में हो, और अगर रिमेनिंग रहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। मेरा एक पैटर्न थोड़ा सा रहेगा अपना आज का, कि पैटर्न में हम करेंगे कि सिस्टम वाइज हम ड्रग्स को लेना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस आपका नंबरिंग से नहीं करेंगे, हम बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो बेटा जी, हम सिस्टम वाइज बात करते हैं। आज हमारा सेशन देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में। बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। ये नंबरिंग पे आप न जाएं बेटा जी, ये बुक के अकॉर्डिंग नंबरिंग है, हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के, बेटा जी गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। प्रियंका, नमो, जो भी है क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला, जैसा कि एनक्लेक्स सोंडर्स को हम सोल्व करते हैं, पहले क्वेश्चंस के देखिए लास्ट में क्या बोलना चाह रहा है आपको ये। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट, यानी पेशेंट को वो क्या बताएगी और किस ड्रग के बारे में बताएगी, वो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। देखिए, द नर्स हैज ए प्रिस्क्रिप्शन टू एडमिनिस्टर्ड हाइड्रोक्सीजाइन, ये ड्रग का नाम है। अब बेटा जी, हाइड्रोक्सीजाइन में कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम एटारेक्स बोल सकते हैं, जो एक फेमस ब्रांड इंडिया में, क्योंकि एनक्लेक्स के जो ब्रांड है वो हमारे इंडिया में नहीं चलते हैं, तो यहां हाइड्रोक्सीजाइन जो है उसको आप एटारेक्स बोल सकते हैं। एटारेक्स जो फेमस ब्रांड आता है। टू ए क्लाइंट बाय द इंट्रामस्कुलर रूट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट, यानी वो इंजेक्ट करने से पहले नर्स उस पेशेंट को किसके बारे में बताएगी कि क्या होगा उसे। फर्स्ट आपका है एक्सेसिव सलाइवेशन इज ए साइड इफेक्ट, कि उस ड्रग का साइड इफेक्ट सलाइवेशन है। दूसरा आपके पास है देयर विल बी सम पेन एट द इंजेक्शन साइट, जहां पर वो इंजेक्शन लगा रही है वहां पेन होगा। तीसरा आपके पास होगा देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम नोजिया विद इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में आपको जो है वो नोजिया से रिलीफ दिला देगी। और नंबर 4 है द क्लाइंट विल हैव इंक्रीज अलर्टनेस फॉर अबाउट 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के लिए वो जोश में आ जाएगा। तो बेटा जी, आप अपने आंसर देना स्टार्ट करें। क्या होगा? मोस्टली बच्चों का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है चंद्रशेखर का, HQ A, सचिन B। बेटा जी, नंबरिंग 1 2 3 4 में ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं समझ रहा हूं। सचिन GNA बोल रहे हैं B, विकास शर्मा B, कैलाश C, पूनम वर्मा B, शिवा B, कुमावत GNA 2, सचिन B, दिनेश चंद 4। मतलब कुल मिला के मिले जुले आंसर आ रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास इसका नहीं आ रहा है, कईयों का है, लेकिन उसको देखते हैं हम। शिवा B बोल रहा है, सचिन B बोल रहे हैं, जब्बर मनीहार B बोल रहे हैं, अरविंद B बोल रहे हैं, मनोहर मोस्टली अब B डालने लग गए, कोमल C कर रही है। ठीक है बेटा जी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि इस ड्रग के साथ में हाइड्रोक्सीजाइन ड्रग्स मैंने बोला है एटारेक्स। एटारेक्स एक फेमस ब्रांड है, और एटारेक्स का नाम आते ही लोगों के मन में आ गई एंटी हिस्टामिन ड्रग के लिए।
तो ये ड्रग के साथ में जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा बी या सेकंड, कि जब वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करेगी तो वहां पर साइट पर उस पेशेंट को पेन होगा। ठीक है बेटा जी, सेकंड आंसर होगा हमारा कि उसको उस साइट पर पेन होगा। तो नर्स जो है वो पेशेंट को बताएगी कि इंजेक्शन जब आपको लगाएंगे तो वहां साइट पर आपको पेन होगा। और बेटा जी इंट्रामस्कुलर जब इंजेक्शन देते हैं तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मैक्सिमम डोज कितनी दे वो उसको, तो 3 ml। मोस्टली बच्चों को आंसर ये पता ही होगा, 3 ml डोज से ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा डोज होगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन नहीं होगा इसके साथ में बेटा जी। ये हाइड्रोक्सीजाइन एंटीहिस्टामिन है और एंटीहिस्टामिन H1 ब्लॉकर है, और एंटीहिस्टामिन H1 ब्लॉकर के साथ में एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी की वजह से सिक्रेशंस को कम करती है, तो एक्सेशन तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम नोजिया विद इन 5 मिनट्स। बेटा जी यहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नोजिया 5 मिनट में, बेटा जी 5 मिनट में तो ये एक्शन ही नहीं कर पाएगी। आप अगर हाइड्रोक्सीजन का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं बेटा जी तो उसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत था। लेकिन यहां पर एक बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ये नोजिया वाली प्रॉब्लम पे, कि क्या इसको नोजिया में हम काम ले सकते हैं, क्या इसको हम नोजिया वोमिटिंग में काम ले सकते हैं क्या। बेटा जी एंटीहिस्टामिन में हम नोजिया वोमिटिंग में काम ले सकते हैं, लेकिन मोशन सिकनेस के दौरान, जब किसी को ट्रेवल सिकनेस, माउंटेन सिकनेस हो रही हो, यानी मोशन सिकनेस हो रही हो या मॉर्निंग सिकनेस हो रही हो, वहां पर हम इसको एंटी इमेटिक के रूप में काम ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हाइड्रोक्सीजाइन को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेसिफिक आप हाइड्रोक्सीजाइन को यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे काम लेंगे देखिए, एक बार मैं आपको बात करता हूं कि मैंने कहा एक ड्रग हमने ली है हाइड्रोक्सीजाइन, बेटा जी इसका फेमस ब्रांड है एटारेक्स। ये जो ड्रग है इसकी कैटेगरी स्पेसिफिक होती है H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका मतलब इसको हम एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। भाई आपको भी पता है नॉर्मली जो हिस्टामिन है वो 2 साइड से रिलीज होता है हिस्टामिन, वैसे आजकल 3 रिसेप्टर, 1 रिसेप्टर और इसका फाइंड आउट हो गया है, लेकिन 2 रिसेप्टर मेनली H1 और H2 होते हैं। तो H1 और H2 से हिस्टामिन रिलीज होगा। जब वो H1 से रिलीज होता है तो वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब आप उसको ब्लॉक करने के लिए आप H1 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। उसके एग्जांपल में हाइड्रोक्सीजाइन आती है, और भी बहुत सी ड्रग आती है, जैसे आपकी डाइफिन हाइड्रीनेट, ठीक है, जैसे आपकी प्रोमिथाजीन, जैसे आपकी मिक्लीजाइन, जैसे आपकी मिक्लीजाइन, जैसे आपकी सिनारजीन, जैसे आपकी सिनारजीन। बेटा जी सिनारजीन एंटी वर्टिगो होती है ये ड्रग, यानी जो चक्कर आपको आते हैं एंटी वर्टिगो में इसको काम लेते हैं, और मॉर्निंग सिकनेस में भी इसको काम लिया जाता है। बेटा जी मॉर्निंग सिकनेस में भी इसको काम लिया जाता है। तो ये बहुत सारी ड्रग है, और भी हमारे पास फिनारमाइन है जिसको आप एविल बोलते हैं, ठीक है, फिनारमाइन मेलेट, फिनारमाइन जिसको आप एविल बोलते हैं बेटा जी। तो ये सारी ड्रगें H1 रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं या एंटागोनिस्ट होती है बेटा जी। तो ये H1 रिसेप्टर, ठीक है बेटा जी, मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। गार्गी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, बिल्कुल बेटा जी, मेहनत करने के लिए आपको अपना सब कुछ दांव पे लगाना है। जब आप मेहनत करेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे। हम एक बार आगे चलते हैं। तो हाइड्रोक्सीजाइन जो है वो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं। ये सभी ड्रगें H1 रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं और आपकी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कहलाती हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स मतलब एलर्जिक ड्रग्स के लिए काम आती है। अब इन ड्रगों के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है सेडेशन। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है सेडेशन, सेडेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरी इनके साथ क्या होती है कि ये ड्रगें, ये जो आपकी H1 ब्लॉकर ड्रग हैं उसमें से डाइफिन हाइड्रीनेट, प्रोमिथाजीन और मिक्लीजाइन और सिनारजीन, ये ड्रगें एंटी इमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है बेटा जी। क्या करेगी? एंटी इमेटिक। और कौन सी एंटी इमेटिक? मेनली मोशन सिकनेस इंड्यूस, मेनली मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस जैसे मान लो आप किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है,
ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पे। हायोसिन जो ड्रग होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं। तो बेटा जी इसीलिए वो ऑप्शन में नोजिया था वहां पे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव हाइड्रोक्सीजाइन काम नहीं आती है, लेकिन इसी कैटेगरी की डाइफेनहाइड्रेमाइन, प्रोमिथाजीन, मिक्लीजाइन एंटी इमेटिक में काम आती है। और बेटा जी सबसे बड़ी बात देखिए, जब इस टॉपिक पे ही हम आ गए हैं, इस टॉपिक पे आ गए हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सेडेशन की। ध्यान दे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स, बेटा जी सेडेशन की वजह से, ध्यान दे, सेडेशन की वजह से ये ड्रग हेवी मशीन ऑपरेटर्स, जो आपके हेवी मशीन ऑपरेटर होते हैं, हेवी मशीन ऑपरेटर्स हुए, आपकी जो ड्राइवर्स होते हैं, बेटा जी हेवी ड्राइवर नहीं, आजकल वो हेवी ड्राइवर का काम चल रहा है ना, हेवी बड़े हेवी ड्राइवर हो चाहे हल्का ड्राइवर हो, ध्यान रखना है कि इस फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन को ड्यूरिंग ऑपरेटिंग हेवी मशीनरी और ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको यूज नहीं करना है। देखिए सारे क्वेश्चन एनक्लेक्स बेस्ड नहीं आते हैं, लेकिन अब अगर हम एनक्लेक्स में हमें मौका मिल रहा है इस पूरी फार्मा को समझने का, तो वो भी समझे आप, तो वहां से हमें पूछ सकता है कि सेडेशन की वजह से हेवी मशीन को ऑपरेट ना करें और ड्राइवर जो है इसको यूज ना करें। इसलिए अशोक खत्री बोल रहे हैं ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस, बेटा जी हायोसिन, स्कोपोलामाइन, हायोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जिसको आप स्कोपोलामाइन बोलते हैं बेटा जी। ये मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस होगी बेटा जी, पहले बता चुका हूं, आई थिंक आप लोग नहीं होंगे उस क्लास में। हायोसिन स्कोपोलामाइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा जी। तो यहां पर मैं आपको बोल रहा था कि हेवी ड्राइवर की बात चल रही थी, सेडेशन प्रोड्यूस करती है, और बेटा जी सेडेशन की वजह से नर्स उस पेशेंट को एडवाइस देगी कि जब भी आप हेवी मशीनरी ऑपरेट करें, आप फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स को यूज ना करें, नहीं तो आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो सेडेशन करती है, नींद आ जाएगी, झपकी लग जाएगी, और झपकी लगने के बाद पेपर में न्यूज आएगी बेटा जी। इसलिए आपको इन चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा, जी के राजपूत सही बोल रहे हैं, हायोसिन ही होती है ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये हमारे इसके पीछे रेशनल था। मैंने कहा कि एंटी इमेटिक बिल्कुल होती है, लेकिन मोशन में और 5 मिनट में इफेक्ट नहीं करती है बेटा जी। हायोसिन को भी आपको लगभग 1 घंटे पहले देना पड़ता है। अगर हायोसिन भी आप यूज कर रहे हैं एंटी मोशन सिकनेस के लिए, तो वो भी आपको 1 घंटे पहले देनी पड़ती है बेटा जी। तो ध्यान रखें, वो हमारे ऑप्शन से क्वेश्चन था। वापस हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है बेटा जी, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, ये आपका रेशनल था 125 क्वेश्चन। बेटा जी ये नंबरिंग जो है, मैं फिर बोल रहा हूं, बुक के अकॉर्डिंग है, मैंने सिस्टम वाइज ली है जीआईटी की ड्रगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या पूछ रहा है, वो वही बात कि आप लास्ट में देखिए, सबसे बढ़िया एनक्लेव्स को सोल्व करने का तरीका, आप क्वेश्चन देखिए, ड्रग के बाद में देख लेंगे हम। द नर्स एंटीसिपेट्स, एंटीसिपेट के बारे में राम सर आपको कई बार बता चुके हैं इस वर्ड के लिए। एंटीसिपेट दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल मोस्ट लाइकली प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन बाय विच रूट, कि ऊपर एक ड्रग आपको बता रखी है, उसको नर्स किस रूट से प्रिस्क्राइब करना प्रायोरिटी पे रखती है। ए लो डोज ऑफ ऑन्डेनसिट्रोन, ठीक है, ये ड्रग के बारे में बात कर रहा है। अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लो डोज ऑफ ऑन्डेनसिट्रोन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ नोजिया, नोजिया या वोमिटिंग इन ए क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। बेटा जी कईयों के तो दिमाग के तंतु खुल गए होंगे, आंसर देना चालू भी कर दिया। बहुत देखिए, एनक्लेक्स के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, घुमा फिरा के उसकी लैंग्वेज बढ़ा दी, लेकिन बच्चों के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा जी, तो ये मैं जीआईटी में आपको पहले करवा चुका हूं, बस इसने लैंग्वेज बना दी। अरे अरे मेरे बच्चों, रुको रुको रुको, मेरे को आगे जाना ही नहीं पड़ेगा, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने दोगे आप लोग, पहले आंसर दे रहे हैं। बेटा जी इसका मतलब आप समझे कि एनक्लेक्स में भी बात तो वही है, बस घुमा के कान को आप ऐसे पकड़ लें और चाहे घुमा के ऐसे पकड़ लें, हाथ तो कान ही आएगा बेटा जी। इसलिए मैं एक बार क्वेश्चन बोलता हूं, ए लो डोज ऑफ ऑन्डेनसिट्रोन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ नोजिया इन ए क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। द नर्स एंटीसिपेट, यानी कौन सी ड्रग बताएगी उसको, दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विल मोस्ट लाइकली प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन बाय विच रूट। बेटा जी ध्यान देना, इसमें रूट पूछा है। ऑन्डेनसिट्रोन ड्रग ऑफ चॉइस है, सबको पता है कीमोथेरेपी इंड्यूस में, लेकिन उस कंडीशन में रूट कौन सा देना है, और वो मेरे पहले ही बच्चे आंसर दे चुके हैं, यानी कई तो एडवांस रूट भी बता चुके हैं, टाइम भी बता चुके हैं। बेटा जी ये क्वेश्चन अपन ने उस ऑनलाइन क्लास में किया था, वहां लैंग्वेज अलग थी, ज्यादा टाइम आप लोगों का खराब नहीं करूंगा। यहाँ पे आईवी रूट से दी जाएगी बेटा जी, सीधी सी बात है।
ओरली दे सकते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक कंडीशन पूछिए बेटा जी। ओरली देते हैं ओंडेनसिट्रोन, ओंडेनसिट्रोन आप 4 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम ओरली टेबलेट लेते हैं, माउथ डिजोल्विंग टेबलेट भी आती है, लेकिन कंडीशन क्या पूछ रहा है, कीमोथेरेपी में, तो जब भी कीमो इंजेक्ट करेंगे उससे 30 मिनट पहले आप ओंडेनसिट्रोन देंगे उसको आईवी रूट से बेटा जी। इंट्रानेजल ये काम नहीं आती है, इस ड्रग का रूट ही नहीं है बेटा जी। ये सबक्यूटेनियस भी ओंडेनसिट्रोन का रूट नहीं है। दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, बचा ओरल और इंट्रावीनस। देते इससे भी हैं, इससे भी हैं, लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि कीमोथेरेपी के दौरान, आप कीमोथेरेपी के दौरान बेटा जी उस पेशेंट को आईवी रूट से प्रीफर करते हैं बिफोर 30 मिनट, 30 मिनट पहले आप उसको इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बेटा जी एक बात और करेंगे, ये पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग की भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग जो होगी उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओंडेनसिट्रोन, ठीक है। ओंडेनसिट्रोन पोस्ट ऑपरेटिव की ड्रग ऑफ चॉइस होगी। और बेटा जी बात कर रहे हैं कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपेटिक एजेंट इंड्यूस वोमिटिंग या नोजिया की ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा आपके पास में ओंडेनसिट्रोन होती है। कौन सी होती है, ओंडेनसिट्रोन। ये ओंडेनसिट्रोन जो है वो आपकी कैटेगरी को कंसीडर करती है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट। यानी बेटा जी कई बार आपसे ऑप्शन में क्या पूछता है कि विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग इंड्यूस वोमिटिंग, यानी एंटी कैंसर ड्रग की वजह से जो वोमिटिंग होती है पेशेंट को, उसको रोकने के लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी ड्रग लेते हैं। बेटा जी ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कॉमन है, हम आंसर ओंडेनसिट्रोन को सोचते हैं कि यह आएगा, अगर ये आता है तो भी आपका आंसर यही होगा। ये इसकी कैटेगरी है, उसका एक एग्जाम्पल है ओंडेनसिट्रोन। और एग्जाम्पल इसके जो होते हैं बेटा जी वो ग्रेनीसिट्रोन, डोलासिट्रोन, ये भी होते हैं, ठीक है। ओंडेनसिट्रोन, ग्रेनीसिट्रोन, डोलासिट्रोन, ग्रेनीसिट्रोन इससे भी ज्यादा पोटेंट होती है, लेकिन हमारे पेपर में हमें ऑप्शन मिलेगा ओंडेनसिट्रोन या फिर 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के रूप में। तो बेटा जी आपको ये ड्रग इंजेक्ट करनी है जब कीमोथेरेपी में दे रहे हैं, और रूट होगा हमारा इंट्रावीनस, और आपकी डोज होगी 4-8 मिलीग्राम आईवी रूट से भी। ओरल से 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम की टेबलेट्स आती हैं, वो पेशेंट की कंडीशन पे करती है। एक पेलेनोसिट्रोन, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था बेटा जी, पेलेनोसिट्रोन ये भी नई ड्रग है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये नई ड्रग है। हमारे पेपर के ऑप्शन में बहुत रेयर चांसेस है कि इसका ऑप्शन मिलेगा हमें, लेकिन मैंने आपको इसको बताया था कि ये ड्रग को नजर में रखना है कि हो सकता है कि पूछ ले आपको। तो वो नर्स जो है, वो नर्स पेशेंट को एंटीसिपेट करेगी कौन से रूट से, ओंडेनसिट्रोन को आईवी रूट के लिए बोलेगी उसे कि आप उसको आईवी रूट से इंजेक्ट करें बेटा जी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने एंटी इमेटिक ड्रग ओंडेनसिट्रोन की बात की। फिर हमने कहा कि पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग की ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में भी ओंडेनसिट्रोन यानी 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं वो ड्रगें हम काम लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आए थे, ग्रेनीसिट्रोन, डोलासिट्रोन। अब बेटा जी एक बात का और ध्यान रखना कि जहां ओंडेनसिट्रोन या 5-HT3 रिसेप्टर ड्रग की हम बात करते हैं, उन ड्रगों के साथ में कुछ एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड है। हम ये मानते हैं कि ड्रग सेफ होती है, कि वोमिटिंग नहीं कर रही है, वोमिटिंग को रोक रही है। इनके साथ में जहां पे भी एंटी इमेटिक में 5-HT की अगर मेनली हम बात कर रहे हैं, तो उनके साथ में डिजीनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। बच्चों डिजीनेस के साथ साथ उनको डायरिया भी होने के चांसेस होते हैं, हेडेक इनके साथ में प्रॉब्लम होती है। तो डिजीनेस, हेडेक, डायरिया इनके साथ में रिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जिनके बारे में आपको हमेशा अवेयर रहना है, ध्यान रखना है। और देखिए डिजीनेस हो रही है तो सॉरी ओंडेनसिट्रोन के साथ में डिजीनेस हो रही है तो आप पेशेंट को, नर्स की प्रायोरिटी होती है कि अगर आप एंटी इमेटिक में ओंडेनसिट्रोन दे रहे हैं तो बेटा जी पेशेंट को वो नर्स प्रायोरिटी पे बताएगी कि ये ड्रग लेने के बाद आपको सुस्ती आ सकती है, आपको डिजीनेस हो सकती है बेटा जी, ठीक है। हाँ बेटा जी पेलेनोसिट्रोन, करिश्मा बता चुका हूं मैं, पेलेनोसिट्रोन होती है, ये नई ड्रग है, मैं फिर बोल रहा हूं। और हमारे पेपरों में ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है पेलेनोसिट्रोन का, ये एमबीबीएस पीजी एग्जामों में आता है, लेकिन इसके लिए हमें अवेयर रहना है बेटा जी, ठीक है। तो ये हमारी ठीक ही ओंडेनसिट्रोन जो है वो आपको क्या करती है, डिजीनेस करती है, और कई पेशेंटों में माइल्ड कंफ्यूजन भी पैदा कर सकती है बेटा जी वो।
तो ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा था वो क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा जी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा जी। तीसरा क्वेश्चन है वही बात, एक ड्रग का नाम आपके सामने है और वो ड्रग का नाम है बिस्कोडाइल। बिसाकोडाइल भी बोलते हैं आप लोग बेटा, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का। ड्रग को कोई क्या नाम से बोलता है, कोई कोई नाम से बोलता है। टू इंक्रीज मेडिकेशन इफेक्टिवनेस, किसी ड्रग की इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टेकिंग ओरल बिस्कोडाइल। बेटा जी बिस्कोडाइल ओरल ले रहे हैं, जिसका फेमस ब्रांड इंडिया में भी है बाहर भी है, डल्कोलेक्स के नाम से आती है। टू टेक द मेडिकेशन वाया विच प्रोसीजर, कि आपको किस प्रोसीजर के साथ में सबसे ज्यादा यूज करनी है, यानी ऐसा कौन सा प्रोसीजर हम अप्लाई करें जिससे कि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो। किसकी? बिस्कोडाइल की। बेटा जी बिस्कोडाइल लैक्सेटिव होता है, इसको हमें कैसे लेना है, किस तरीके से लेना हो ताकि इसका इफेक्ट ज्यादा हो। और बेटा जी बछीड़ लग रही है और बछीड़ के साथ साथ गुसल्डी लग रही है तुम्हारे। ये गुसल्डी क्या है वो भी सुन लो। गुसल्डी इज द सिनोनिम ऑफ बछीड़, यानी जो बछीड़ है उसी का दूसरा रूपांतर है गुसल्डी। बेटा जी लग गई गुसल्डी लोगों के, सब ए आंसर दे रहे हैं। बेटा जी आंसर आ रहा है मोस्टली सबका ए, और लगने वाली है बछीड़। बेड टाइम, बेटा जी जिन्होंने मेरी ऑनलाइन क्लास ली थी यूट्यूब वाली, जिसमें जीआईटी की ड्रग करवाई थी, अगर किसी ने ध्यान से दिया हो तो इसका मैं वहां पे भी डिस्कशन कर चुका हूं बिस्कोडाइल का। तीन आंसर दे रहे हैं विद ए ग्लास ऑफ मिल्क। वो को बहुत बढ़िया भाई। बेटा जी बिस्कोडाइल है, ये बिस्कोडाइल है। बिस्कोडाइल का मतलब कौन सी ड्रग है? स्टिमुलेंट इरिटेंट है। ठीक, चेंज कर दिया भाई, चेंज कर दिया भाई आंसर सबने। खाली पेट खाली पेट खाली पेट खाली पेट। ये क्या है? ऋतु डी 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 डी। बेटा जी ये काम गलत है, तुम किताब लेके बैठते हो, इसका मतलब है मतलब डिस्कशन के लिए आते हो। पहले सबका ए देते बोले का दो देते बोले, अपनी मर्जी में मस्त चल रहे हैं। बेटा जी ये जो ड्रग है बिस्कोडाइल या डल्कोलेक्स, जो फेमस ग्राम पेपर, इसमें टीवी में एड भी आता है, 1 रुपए की एक गोली और सुबह आपको रिलीफ। डल्कोलेक्स, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो डल्कोलेक्स है, ये डल्कोलेक्स फेमस ब्रांड है बिस्कोडाइल के लिए। मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया था शुरू में। बेटा जी पहले वाला आंसर सही माना जाएगा, पहले वाला आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि पहले आपने ये दिया था, दोबारा आपको एम्स में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर सबने एट बेड टाइम दिया था, और जिन्होंने मेरी क्लास याद कर ली उनको पता है कि मैंने मना किया था कि एट बेड टाइम इसको यूज नहीं करना है। एट बेड टाइम, एट इमीडिएट बेड टाइम। ठीक है, यहां पे इसका सही आंसर होगा खाली पेट। बेटा जी इसको खाली पेट ले, एम्प्टी स्टमक ले। लार्ज मील और ग्लास ऑफ मिल्क का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। इसको एम्प्टी स्टमक, यानी दो ऑप्शन हमारे, विद ए लार्ज मील और मिल्क, यानी ये भी फूड है और ये फूड कंटेंट है, इनका इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बेड टाइम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एट इमीडिएट बेड टाइम आप इसको यूज नहीं करेंगे। कारण बताऊंगा। तो हमारा ऑप्शन है इसको आप खाली पेट यूज करें बेटा जी। ठीक है, इसको आप, मेरा सही है बेटा जी, अब तो सबका सही है, देख देख के बता दिया। बहुत बढ़िया बेटा जी, मतलब आपको बताना नहीं चाहिए था कि एनक्लेक्स की बुक लेके बैठे हम। ठीक है, एनक्लेक्स की बुक लेके सारा लगा दिया बेटा जी सही करके। मैंने इसीलिए क्या किया है, क्वेश्चन को नंबरिंग जो है वो चेंज किया, तो ढूंढने में 10-15 मिनट लग जाती है आपको। ठीक है, लग गई बछीड़? बछीड़ नहीं बेटा जी, आज तो गुसल्डी लग रही है बेटा जी, आज तो गुसल्डी लग रही है। अब देखिए कि जो बेड टाइम वाला ऑप्शन है उसको देखते हैं पहले हम। बेड टाइम क्यों नहीं लेते हैं बेटा जी? बिस्कोडाइल को बेड टाइम, क्योंकि बाउल मोमेंट को डिस्टर्ब करती है ये, तो बिस्कोडाइल को आपको बिल्कुल जो बाउल मोमेंट है उसको डिस्टर्ब करती है, इसलिए एग्जैक्ट रात को नहीं लेना है इसको। और खाली पेट अगर आप इसको यूज करते हैं तो खाली पेट लेने का कारण क्या होता है कि ये मोमेंट को इंक्रीज कर देती है, जिससे आपको स्टिमुलेंट और इरिटेंट इफेक्ट की वजह से, स्टिमुलेंट और इरिटेंट इफेक्ट की वजह से ये आपके स्टूल को पास आउट करवाने का काम करती है बेटा जी। और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिस्कोडाइल के साथ में,
कई लोग बिना सोचे समझे यूज कर लेते हैं। इसका मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कभी भी ये प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेशन वाली वुमेन को यानी लैक्टेटिंग मदर को हम नहीं देते हैं, यानी प्रेगनेंसी के अंदर ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी बेटा जी। तो इसको हमें कैसे यूज करना है, आपको इसको हमेशा एम्प्टी स्टमक यूज करना है। और एक बात बेटा जी, जो भी लेग्जेटिव परगेटिव आप, हाँ जी बेटा गुसलडी, लेग्जेटिव परगेटिव के साथ में बेटा जी नर्सिंग के स्टूडेंट्स एक बात जरूर ध्यान रखें, प्रायोरिटी की बात अगर हम करते हैं कि अगर आपने प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि बिस्कोडाइल लेते हुए क्वेश्चन ठीक है आपने देख लिया, बहुत बढ़िया, एनक्लेक्स में से देख लिया, अजय सर ने समझा दिया, लेकिन हमारी प्रायोरिटी की बात अगर आती है तो बेटा जी आप क्या दे रहे हैं, बिस्कोडाइल, जो कि क्या है, एक प्रकार का लेग्जेटिव परगेटिव है। लेग्जेटिव परगेटिव क्या होते हैं वो बता रहा हूं अभी मैं आपको एक बार, कि अगर आपने लेग्जेटिव परगेटिव आपने दिया है तो उससे आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगी। अगर ज्यादा स्टूल पास आउट हो रहा है उसके साथ आपका फ्लूइड भी बाहर आ रहा है बेटा जी, तो नर्सिंग प्रायोरिटी पे आपको ध्यान रखना है कि फ्लूइड मेंटेन करना आवश्यक है। बेटा जी जब भी डायरियल प्रॉब्लम हो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिला रही है तो आप डायरिया में स्टूल के साथ में जो वाटर और फ्लूइड का जो लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करना नर्स के लिए सबसे मेन जरूरी है। ठीक है, चलो बेटा जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बेटा जी मैं भूल गया, आपने जो स्क्रीनशॉट लेने हैं वो ले लीजिए फटाफट। ये बाउल मोमेंट की बात की थी हमने, ठीक है, दूध का, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा जी आगे चलें। नंबर 451, 1 2 3 4 भूल जाओ बेटा जी। तो देखिए नंबर 451 का जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास में क्या है, वही बात हम देखते हैं कि द नर्स शुड इमीडिएटली कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ विच साइन एंड सिम्टम्स वर देन नोटेड बाय द नर्सेज। कि एक ड्रग आपको देगी, कोई जो आपका पेशेंट है उसको आपने कोई ड्रग दी है तो उसके साथ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो आपको क्या असेस करना है उसमें। देखिए द नर्स परफॉर्मिंग एन इनिशियल एडमिशन असेसमेंट नोट्स दैट ए क्लाइंट हैज बीन टेकिंग मेटोक्लोप्रामाइड। बेटा जी एंटीएमेटिक ड्रग है मेटोक्लोप्रामाइड, जिसका फेमस ब्रांड है हमारे इंडिया में रेगलान के नाम से, फॉर ए प्रोलोंग्ड पीरियड, यानी लंबे समय तक किसी पेशेंट को क्या दी गई है, मेटोक्लोप्रामाइड, जिसको आप शॉर्ट में एमसीपी बोलते हैं, या फिर फेमस ब्रांड जो रेगलान हॉस्पिटल्स में हम काम लेते हैं वो किसी पेशेंट को लंबे समय तक दी गई है। बेटा जी क्वेश्चन तो पढ़ लेने दो, मेरे को पता है सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहा है, बार बार मेटोक्लोप्रामाइड का नाम आते ही एक ही आप आंसर देंगे ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है, कुछ बोला ही नहीं रश्मि सिंह ने, तो ऑप्शन तो देते। आगे क्या है, पूनम का सी है, वाई के एन टी का 2 है। बेटा जी क्वेश्चन पढ़ ले एक बार पूरा। द नर्स शुड इमीडिएटली कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ विच साइन सिम्टम्स वर देन नोटेड बाय द नर्स। ये मेटोक्लोप्रामाइड लंबे समय तक क्रोनिक यूज करने की वजह से नर्स को कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखाई देंगे, वो कौन से होते हैं इस ड्रग के साथ में। पहला ऑप्शन है एंजाइटी ऑफ इरिटेशन, एक्सेसिव ड्रोसीनेस, अनकंट्रोल्ड रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ द फेस और लिम्स, और फोर्थ है ड्राई माउथ रिलीव्ड विद द यूज ऑफ शुगर फ्री हार्ड कैंडी, यानी उसका बार बार गला सूख रहा है और वो मीठी मीठी गोलियां खाए जा रहा है उसके साथ में। तो बेटा जी ऑप्शन मैं बता रहा था उससे पहले ही बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मोस्टली बच्चे कई 2 बता रहे हैं, कई 3 बता रहे हैं, पहले 3 बताया था अब 2 पे आ गए हैं। बेटा जी 2 वाले कौन कौन है, विमल के, स्टीवर्ट का 2 है, जय मीना 1, इसका मतलब तुक्के लगा रहे हो बेटा जी आप। ये शक्ति सिंह जीएनए बी, एक्सेसिव ड्रोसीनेस मेटोक्लोप्रामाइड के साथ में एक्सेसिव। अब चेंज यार बेटा जी ये कोई बात होती है, फिर चेंज कर दिया आपने, वहां पे मौका थोड़ी मिलता है। एक बार सी नमो ने, अच्छा नमो नरेंद्र मोदी जी है क्या, नहीं नहीं ये तो और ही कोई है भाई, नमो कोई सी है, तो सी ने, अब बेटा जी ये लो सबका फिर चेंज कर दिया भाई, ये गलत बात है। पहले ए लगा देते हो, फिर मैं बोलता हूं कि सही नहीं लग रहा तो बी कर देते हो, मैंने बोला बी भी सही नहीं है तो सी कर देते हो, अब मैं बोलूं ABCD सही नहीं है फिर क्या लिखोगे भाई, गलत बात भाई। अब देखो सबका सी आने लग गया, सारे बच्चों का सी आने लग गया। करिश्मा, रविंदर बेटा फिर चेंज कर दिया तूने, ये रविंदर सिंह आदि कॉलेज वाला है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। शैलेंद्र सारंग ड्राई माउथ, नहीं बेटा जी ये तो पहले मैंने तो नहीं किया। बेटा जी फिर सबका सी आ गया। डिंपल कुमारी दुनिया से अलग ही घूम रही है वो तो। चौथा आंसर ये कि पहला इसका आया है,
चलो बेटा जी, सब बच्चे जानते हैं जहां मेटोक्लोप्रामाइड आ गई उनको एक ही चीज याद आती है बेटा जी, और वो होती है EPS। क्या याद आती है? क्या याद आती है? मेटोक्लोप्रामाइड का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स, या फिर इसको बोल सकते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। दो नाम से ये जानी जाती है बेटा जी, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म या फिर EPS, एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स। और एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स में टार्डिव डिस्काइनेशिया उस पेशेंट को डेवलप होता है बेटा जी। और टार्डिव डिस्काइनेशिया में क्या क्या होता है? अनकंट्रोल रिदम, मोमेंट्स ऑफ द फेस और लिम्स। टार्डिव डिस्काइनेशिया, एकाथीसिया, ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेशिया, एकाथीसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ये सभी डेवलप होता है जब किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स डेवलप होते हैं बेटा जी। और EPS डेवलप होने का मेन कारण क्या है कि ये मेटोक्लोप्रामाइड आपके बेसल गैंग्लिया के D2 रिसेप्टर पे जाके डोपामाइन को ब्लॉक कर देती है बेटा जी। और जब डोपामाइन ब्लॉक हो गया है, एक बार हम समझ लेते हैं इसको, बात करते हैं भाई। मैंने कहा कि ये रहा बेसल गैंग्लिया में आपका लेवल, ये रही आपकी एसिटाइल कोलिन, ये रहा आपका डोपामाइन। तो बेटा जी ये डोपामाइन रही, ये एसिटाइल कोलिन रही, दोनों के बीच में क्या होगा? बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बैलेंस है। हमने कहा कि किसी को ज्यादा MCP दी गई है, MCP बेसल गैंग्लिया के D2 रिसेप्टर पर ब्लॉक करेगी, माइनस का मतलब ब्लॉक करेगी। अब ब्लॉक करेगी तो डोपामाइन का लेवल कम होगा बेटा जी। अब इस एसिटाइल कोलिन के कंपैरिजन में इस डोपामाइन का लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जैसे ही ये डिक्रीज होगा बेटा जी, उस पेशेंट में डेवलप होंगे EPS, एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स। और इस EPS का कारण क्या है बेटा जी? ये जो मेटोक्लोप्रामाइड MCP है अपनी रेंज से बाहर जाकर काम करती है, यानी ये मेटोक्लोप्रामाइड अपनी औकात भूल जाती है। इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको BBB में जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन बेटा जी वो परमिशन तोड़ के अंदर चली जाती है। मैं आपको फ्लो चार्ट से इस चीज को समझाता हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे बेटा जी इस EPS को। मेटोक्लोप्रामाइड इंड्यूस की बात कर रहा हूं मैं मेटोक्लोप्रामाइड इंड्यूस की बात कर रहा हूं बेटा जी। एक बार तो देखिए, मैं फ्लो चार्ट से आपको समझा रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। आज थोड़े से कलर्ड हम यूज करेंगे। ये देखिए बेटा जी आपका BBB, ये आपका BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है बेटा जी। अब इस BBB को क्रॉस करने की परमिशन नहीं है कि आपको क्या करना है। दो ड्रगें आपको एंटी इमेटिक दी गई है, उसने CTZ को ब्लॉक करना है बेटा जी। CTZ को ब्लॉक करेगी किसके थ्रू? वो डोपामाइन के थ्रू इसको ब्लॉक करेगी। यानी डोपामाइन ब्लॉक करो, CTZ ब्लॉक करेगा, और वो ब्लॉक करती है मेटोक्लोप्रामाइड। एक तो ड्रग आपकी ये है और एक आपकी ड्रग होती है डोमपेरिडोन। बेटा जी दोनों की दोनों ड्रगें प्रोकाइनेटिक ड्रगें होती है बेटा जी। 5-HT की बात हम करेंगे, 5-HT3 एंटागोनिस्ट में बता चुका हूं, ओंडेनसिट्रोन है। ये दोनों ड्रगें प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं, ये दोनों प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं। मैं बता रहा हूं, एक बार इसको समझ लें आप बेटा जी। अब देखिए, हमने मेटोक्लोप्रामाइड दी और डोपामाइन को ब्लॉक करना है, ठीक है। डोपामाइन ब्लॉक होगा तो CTZ को ब्लॉक करेगी और आपके एंटी इमेटिक इफेक्ट होगा बेटा जी। कौन सा इफेक्ट होगा? एंटी इमेटिक। हां, अब ये जो डोपामाइन को इसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये है आपका बेसल गैंग्लिया। ये क्या है? आपका बेसल गैंग्लिया। इस बेसल गैंग्लिया के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करना है, लेकिन ये मेटोक्लोप्रामाइड इस BBB को क्रॉस कर जाएगी, जबकि डोमपेरिडोन इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये इस मेटोक्लोप्रामाइड डोमपेरिडोन को क्रॉस कर गई और क्रॉस करके आपके D2 रिसेप्टर के डोपामाइन को ब्लॉक कर दिया। यानी इसको ब्लॉक करना था यहां CTZ डोपामाइन को, जबकि ये बेसल गैंग्लिया में चला गया और इस D2 को ब्लॉक करने की वजह से वो प्रोड्यूस करेगा एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स। क्यों करेगा? अभी मैंने बोला कि वो डोपामाइन के लेवल को कम कर देता है कंपेयर टू एसिटाइल कोलिन। तो वो डोपामाइन का लेवल कम होगा तो उसको एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। इसका ऑप्शन हमारा था
एक्यूट डायस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया, ठीक है, वो लेट अकरिंग, उनकी बात हमने कर ली थी बेटा जी। तो ये ईपीएस को हम ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, क्यों? क्योंकि मेटाक्लोप्रामाइड ट्रिपल बी को क्रॉस करी, बेसल गैंग्लिया के D2 को ब्लॉक किया और ईपीएस आए। किसकी वजह से आए? इस ड्रग की वजह से आए बेटा जी। तो इसे बोला जाता है ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। क्या बोला जाता है बेटा जी? ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, ठीक है। अब बेटा जी ये पार्किंसोनिज्म इसकी वजह से हुई है, ईपीएस डेवलप हो रहा है और डोपामाइन जो है, डोम्पेरिडोन जो है, वो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाती है। इसीलिए बेटा जी ये सबसे सेफ ड्रग है इन चिल्ड्रन। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया है कि आपको पूछा जाता है कि बच्चों में सबसे सेफ जो ड्रग है एंटीएमेटिक वो डोम्पेरिडोन है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए बच्चों में सेफ होती है। ये तो इनका सेंट्रल एक्शन था। बाकी ये काइनेसिस को इंक्रीज करती है, दोनों की दोनों ड्रगें। काइनेसिस इंक्रीज करेगी तो ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को बढ़ाती है। तो बेटा जी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को बढ़ाती है। तो अगर किसी छोटे बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में उथल पुथल हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो काइनेसिस इंक्रीज कर देगा। तो इसी की वजह से काइनेसिस जो पेट में पड़ा हुआ था उसकी वजह से इरिटेशन हो रही थी उसको, अब प्रोकाइनेटिक ड्रग दे दी है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जल्दी जल्दी करवाएगा बेटा जी, जो पेट में पड़ा है वो खाली हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, आप रहते हो रूम पे जयपुर में, एक दिन में 2-2 शादी आ गई, दोनों बार कैसे खाना खाओगे? मेटोक्लोप्रामाइड ठोक लो बेटा जी, गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवा देगी। अरे काम की बात बता रहा हूं, कई बार हो जाता है शादी 2-4 घंटे में वापस खाना खाना है, भूख कैसे लगे? तो अजय सर किस लिए है बेटा जी? उठाओ डोम्पेरिडोन 10 मिलीग्राम की ले लो, नहीं मेटोक्लोप्रामाइड ले लो। मेटोक्लोप्रामाइड मत लेना क्योंकि ईपीएस करती है, पेट तो खाली हो जाएगा लेकिन माथा भी ऊपर चला जाएगा तुम्हारा। इसलिए क्या करना है आपको? डोम्पेरिडोन ले लो, खाली हो जाएगा बेटा जी। गैस्ट्रिक एम्पटिंग दोनों प्रभावों की वजह से, एक तो काइनेसिस इंक्रीज करता है प्लस ये डोपामाइन को ब्लॉक करता है, इसलिए एंटीएमेटिक में पावरफुल ड्रगों में मेटोक्लोप्रामाइड आती है बेटा जी। और मेटोक्लोप्रामाइड में और दिक्कत क्या होती है? बस ये बेसल गैंग्लिया वाली प्रॉब्लम की वजह से ईपीएस डेवलप होते हैं तो ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म हो जाती है। अब बेटा जी एक बात और, अब मैं बोल दूं कि इसको किसी पेशेंट आपके पास आया है, अब की बार नर्स की दूसरी बात, ठीक है, एक मॉर्निंग में एक रात में, बेटा जी खाना ही खाना है क्या? सारे दिन खाना ही खाना है? फिर वही बात है, अभी थोड़ी देर में लेग्जेटिव परगेटिव आएंगे, खाया है उसको निकालेंगे भी। चलो बेटा जी आगे। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मैंने कहा उसको क्या डेवलप हो गई? ईपीएस। अब ये ईपीएस हुई है ड्रग इंड्यूस। तो बेटा जी विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, या ईपीएस के ट्रीटमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? बताए बेटा जी, आंसर दो, मैं अगले क्वेश्चन पे बाद में जाऊंगा। बेटा जी भी बताइए, आप फटाफट आंसर दो, पढ़ लो। फार्मा जी सेकंड, ये क्या पंचायती करने लग गए भाई? चलने दो चलने दो, घुसड़ी लगने दो, आगे चलो बेटा जी, फटाफट आंसर बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। इस ड्रग ऑफ चॉइस इसकी होगी, किसी ने आंसर दिया क्या? अरे बेटा जी जल्दी आंसर दो, किसी का भी नहीं आया अभी तक। डोम्पेरिडोन ले लो, अरे रात को ले लेना मेरे भाई। बेटा जी किसी ने आंसर दिया है, जल्दी से आंसर दे। आरजे 34 का पहला आंसर आया बेंज हेक्सोल। बेटा जी स्पेलिंग गलत है लेकिन मैं भावनाओं को समझ गया आपकी को, बेंज हेक्सोल और बेंज एट्रोपिन। आरजे 34 की भावनाओं को मैं समझ रहा हूं बेटा जी, वो लिखना कुछ चाह रहे थे, लिखा कुछ गया, हो जाता है कई बार। जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी ईपीएस के लिए या ड्रग इंड्यूस पार्किंसन के लिए, वो बेंज हेक्सोल या फिर ट्राई हेक्सीफिनिडाइल, जिसको शॉर्ट में टीएचपी बोलते हैं बेटा जी आप। और पहला, दूसरा होता है बेंजेट्रोपिन। बेटा जी ये दोनों ड्रग हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ऑप्शन में अगर कुछ भी आए पहली प्रायोरिटी पर आप देंगे बेंज हेक्सोल को, ठीक है। अरे लिवोडोपा, ओ भाई कहां घूम रहे हो? डायजीपाम, चलने दो बेटा जी, आंसर ये नोट कर लेना, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। एक बार फिर से देख लो बेटा जी, किसी ने नहीं देखा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ड्रग ऑफ चॉइस ईपीएस के लिए बेंज हेक्सोल और बेंजेट्रोपिन। बाकी इसके नर्वस की आएंगे तब ड्रग नर्वस में करेंगे हम, क्यों टेंशन लेते हो? चले बेटा जी, ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। ये रेशनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी आप फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 1114। बेटा जी हजारों में पहुंच गए हम। देखिए
क्या क्वेश्चन है? ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद एडवांस्ड सिरोसिस ऑफ द लीवर इज नॉट टॉलरेटिंग प्रोटीन वेल एज इविडेंस बाय एबनॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज। उसने लेबोरेटरी टेस्ट करवाया है और उसको सिरोसिस डेवलप हो रहा है। द नर्स शुड एंटीसिपेट दैट विच मेडिकेशन विल बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट। यानी किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो रहा है, डायग्नोसिस के बाद में पता लगा है, तो उस पेशेंट को कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे? ए फोलिक एसिड देंगे, बी लैक्टुलोज देंगे, सी थायामीन देंगे और फोर्थ इथाक्राइनिक एसिड देंगे। बेटा जी आंसर दे फटाफट जल्दी से। फोलिक एसिड देंगे, लीवर सिरोसिस का पेशेंट है बेटा जी। वैसे तो कई क्वेश्चन इस जीआईटी के राम सर के सेशन में हो चुके हैं इससे संबंधित, लेकिन बेटा जी कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बहुत से। हाँ वो आंसर देख के समझ गया मैं बेटा जी। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन राम सर ने कई बार करवा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक ऐसा मैं आंसर बता ही देता हूं आप लोगों को, टाइम खराब होगा हमारा। लैक्टुलोज आंसर है और इसके बारे में राम सर ने बहुत अच्छे से बात कर रखी है सिरोसिस की। ये लैक्टुलोज हिपेटिक कोमा के ट्रीटमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। होता क्या है कि सिरोसिस के दौरान जो अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उस लेवल को कम करने के लिए हम लैक्टुलोज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो नर्स को यही ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है ताकि उसका अमोनिया का लेवल जो है वो ना बढ़े। ये देखो क्या कह रहा है, टॉलरेटिंग प्रोटीन वेल। बेटा जी क्यों होता है? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है। जो डिजीज या डिसऑर्डर से अफेक्टेड लीवर होता है, सिरोसिस है, वो प्रोटीन जो अपनी मेटाबॉलिज्म होती है उसकी कैपेसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से अमोनिया जो है उसका लेवल आपके बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है। बेटा जी मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जरूरी है वो तो बता रहा हूं आपको कि हिपेटिक कोमा की बात राम सर अच्छे से कर चुके हैं। लेकिन लैक्टुलोज के बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि ये लैक्जेटिव परगेटिव होता है। बेटा जी मेनली परगेटिव होगा ये, और कौन सी कैटेगरी का परगेटिव होता है? ये ओस्मोटिक परगेटिव होता है। बेटा जी कौन सा परगेटिव होता है? ओस्मोटिक परगेटिव है। और बढ़िया क्वेश्चन कि ये प्रेगनेंसी में सबसे सेफ लैक्जेटिव माना जाता है। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ लैक्जेटिव माना जाता है कौन सा? आपका लैक्टुलोज। ठीक है बेटा जी। फोलिक एसिड और थायामीन दे आर द विटामिन। थायामीन और फोलिक एसिड विटामिन होते हैं। किस प्रकार के विटामिन होते हैं? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जिसमें फोलिक एसिड और थायामीन ऑप्शन में है। तो इनका यहां पर कोई लेना देना नहीं है। यहां हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू का पता नहीं करना है। तो न तो थायामीन आएगा। थायामीन क्या करता है बेटा जी? बेरी बेरी। मैं शॉर्ट में बता देता हूं एक बार, थायामीन आपको बेरी बेरी करेगा। ठीक है। और फोलिक एसिड आपको एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो फोलिक एसिड और थायामीन दोनों न्यूट्रिटिव वैल्यू रखते हैं, यानी विटामिन होते हैं। तो इनका यहां कोई रोल नहीं है। लैक्टुलोज की बात कर चुके हैं। बचा हुआ है इथाक्राइनिक एसिड। बेटा जी मेरे को इतना बता दें, बेटा जी मेरे को इतना बता दें कि इथाक्राइनिक एसिड कौन सी ड्रग होती है? इथाक्राइनिक एसिड कौन सी ड्रग होती है? एक फटाफट आंसर दे दें। इथाक्राइनिक एसिड की कैटेगरी क्या है? बस मेरे को इतना सा बता दें। बेरी बेरी, थायामीन की वजह से डेफिशिएंसी से, फोलिक एसिड की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप होता है और बोन मेरो सप्रेशन भी करती है इसकी डेफिशिएंसी से। लैक्टुलोज की हम बात कर चुके हैं। इथाक्राइनिक ऑप्शन जो है वो क्या है? इथाक्राइनिक एसिड क्या है? कौन सी ड्रग है बेटा जी? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है, जो वेलप्रोइड ड्रग करती है, बिल्कुल ठीक है। कैलाश शर्मा बोल रहे हैं इट इज द डायूरेटिक। इथाक्राइनिक एसिड इज द डायूरेटिक। सचिन जी ने बोल रहे हैं डायूरेटिक। मोस्टली बच्चे डायूरेटिक बोल रहे हैं। बेटा जी बिल्कुल सही आंसर है। ये इथाक्राइनिक एसिड एक डायूरेटिक होता है, इसीलिए इसका यहां पर कोई रोल नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, थायामीन हमारे लिए नहीं है, इथाक्राइनिक एसिड हमारे लिए नहीं है। तो हमारा आंसर होगा लैक्टुलोज। ठीक है बेटा जी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रेशनल अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट। अगला क्वेश्चन 1226 नंबर जो है। हाँ बेटा जी बोले क्या दीवाना, नो आइडिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, मैं बोल चुका हूं डायूरेटिक्स होते हैं ये। ठीक है ना, लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये, फ्यूरोसामाइड कैटेगरी में काम आते हैं ये। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, एक क्लाइंट
देखिए एक क्लाइंट रेगुलरली टेक्स बोथ फर्स्ट ले रहा है नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स यानी NSAID एंड मीजोप्रोस्टोल, दोनों ड्रग ले रहा है। पहले ले रहा है नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, फिर ले रहा है मीजोप्रोस्टोल। द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द रिलीफ ऑफ विच साइन एंड सिम्टम्स। इनमें से कौन से साइन एंड सिम्टम्स के लिए ये ड्रग यूज की जा रही है? रेगुलरली ले रहा है तो क्या होगा, उसको डायरिया हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, या उसको इपीगैस्ट्रिक पेन हो रहा है बेटा जी? बी ब्लीडिंग, बहुत बढ़िया। इन्फेक्शन कोई नहीं डाल रहा क्या? डी कौन डाल रहा है भाई? रश्मि सिंह चाहर ने डी डाला है सबसे पहले, फिर पूनम चौधरी ने डी डाला है, चंद्रशेखर बी बोल रहे हैं, जेके राजपूत बी, शैलेंद्र बी मोस्टली, YKNTGNA डी बोल रहे हैं। बी मोस्टली का बी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है बेटा जी। डायरिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इपीगैस्ट्रिक पेन। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा देंगे तो एक ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा ही हट जाएगा यहां से। डी बेटा जी। YKNT बेटा चेंज कर लिया आपने ऑप्शन, पहले बी बोला था अब डी कर दिया आपने। चलो 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 बेटा जी, चलने दो। चलो बेटा जी कोई दिक्कत नहीं है। अनिल कुमार पलसानिया बी। अनिल आजकल रफाल नहीं उड़ता भाई तेरा, कोई बात नहीं है। चलो बेटा जी आंसर बी लोग कर दिया। नमो बी पे लोग कर दिया बेटा जी, थोड़ा देखते तो सही। इसका मतलब इस क्वेश्चन से आपका आंसर करेक्ट नहीं है, ना आपने ढंग से पढ़ा इस क्वेश्चन को। दोबारा देख लीजिए बेटा जी एक बार। एक क्लाइंट रेगुलरली टेक्स बोथ नॉन स्टीरोइडल, अरे मैं फोर्स कर रहा हूं बार बार, नॉन स्टीरोइडल ड्रग्स एंड मीजोप्रोस्टोल, इस पर मैंने फोर्स नहीं किया है। द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द रिलीफ ऑफ विच साइन एंड सिम्टम्स। बेटा जी बताइए आंसर क्या होगा? डी। चेंज मत किया करो, विमल बोल रहा है। अच्छा विमल, अजीतगढ़ वाला विमल बोल रहा है कि आंसर चेंज मत किया करो। बिल्कुल बेटा जी सही बात है। अब तो सारे, अरे ये पैरासीटामोल कौन आ गई भाई? ये पैरासीटामोल कहां से आ गई? चलो चलो बढ़िया रहे, किसी का नाम बिस्को डायल तो नहीं है। चलो बेटा जी आपका इसका आंसर होगा विद गुसल्डी इपीगैस्ट्रिक पेन। इपीगैस्ट्रिक पेन, अरे लगी कि नहीं गुसल्डी? बेटा जी नशेड्स का मतलब हर नशेड्स ब्लीडिंग नहीं करता है। जहां पे नशेड्स आ गया वहां ब्लीडिंग का मतलब, तुम्हारे दिमाग में एक बात घुसी हुई है कि नशेड मींस एस्प्रिन और एस्प्रिन मींस ब्लीडिंग। बेटा जी थोड़ा सा दिमाग यूज कर लिया करो। ये गुसल्डी ऐसी लगती है बेटा जी, पैरासीटामोल कौन है? क्या बात है भाई, बहुत हुनरबाज लड़के हैं। बेटा जी इपीगैस्ट्रिक पेन आंसर आएगा इसका। अब सुनो मेरी बात कैसे आएगा। ये कह रहा है कि रेगुलरली ले रहा है, बोथ ले रहा है बेटा जी, बोथ में, लेकिन पहले क्या ले रहा है? बोथ तो ले रहा है लेकिन पहले क्या ले रहा है? नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी। और जब नशेड्स लेते हैं तो नशेड्स प्रोड्यूस करते हैं अल्सर, यानी म्यूकोस को डैमेज करने का काम करते हैं। अब जब ये म्यूकस डैमेज होगी तो उसको होगा इपीगैस्ट्रिक पेन। अब उस इपीगैस्ट्रिक पेन से बचने के लिए आप उसको देते हैं मीजोप्रोस्टोल। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो मीजोप्रोस्टोल होती है ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है और साइटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी करता है बेटा जी। क्या करता है? साइटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, यानी जो म्यूकस डैमेज हो गई है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहां पर आंसर होगा इपीगैस्ट्रिक पेन। द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द रिलीफ ऑफ विच, यानी किससे रिलीफ दिलाएगा? नशेड से होगा इपीगैस्ट्रिक पेन। और इस इपीगैस्ट्रिक पेन से बचने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या देंगे? मीजोप्रोस्टोल, जो कि साइटोप्रोटेक्टिव होती है बेटा जी। उस जो वहां से आपकी डैमेज हुई है म्यूकोसा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। और बेटा जी एक बात और ध्यान दे कि अगर आप उस पेशेंट को मीजोप्रोस्टोल दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो प्रेग्नेंट लेडी ना हो, क्योंकि मीजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन है, यूट्रस को स्टिमुलेट करवा देगा बेटा जी। तो जहां पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन दे, ध्यान रखना है कि यूट्रस को स्टिमुलेट करवा सकती है, तो प्रेग्नेंट वुमेन है तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब मेरी बात सुनो कि उसका म्यूकोसा डैमेज हो रहा है, यानी उसको नशेड इंड्यूस अल्सर हो रहे हैं बेटा जी। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि नशेड इंड्यूस अल्सर हो रहे हैं उसको। भाई हमने नशेड दिए, म्यूकोसा डैमेज हुआ, एसिड सिक्रेशन बढ़ रहा है, साथ में उसको क्या हो रहा है?
नशेड इंड्यूस अल्सर, नशेड इंड्यूस्ड अल्सर बेटा जी, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? आंसर दें। नशेड इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस होगी, नशेड इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? फटाफट आंसर दो बेटा जी, फटाफट आंसर दो बेटा जी। नशेड इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस बिल्कुल नमो अबॉर्शन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, मीजोप्रोस्टोल, एमटीपी में भी काम लिया जाता है। ग्रीक वर्ड है, कौन सा ग्रीक वर्ड है भाई यहां से? अच्छा गुशल्डी, ओहो बेटा जी गुशल्डी ग्रीक वर्ड नहीं है, ये तो अपने राजस्थानी का बहुत प्रसिद्ध है, या तो गुशल्डी बोल दो या बछीड़ बोल दो। बोले का दीवाना बेटा जी मीजोप्रोस्टोल आपका आंसर। ठक बेटा जी चलो आगे चलो, फटाफट आंसर दो, सही नहीं है मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल पीपीआई कौन बोला? दिलीप सिंह बोल रहे हैं पीपीआई, चंद्रशेखर शर्मा पीपीआई, भोले का दीवाना मीजोप्रोस्टोल, नीतू कंबोज अलग ही दुनिया में घूम रही है पैरासिटामोल। बेटा जी मैंने अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, नशेड इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? पीपीआई। बेटा जी बिल्कुल सही बात है, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं पीपीआई ही होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी प्रकार का अल्सर हो, नशेड इंड्यूस हो, पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो, जीईआरडी हो, जोलिंजर इलिजन सिंड्रोम हो, सभी की ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटोन पंप इनिबिटर होंगे। ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबीप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ठीक है बेटा जी, ये सारी ड्रगे प्रोटोन पंप इनिबिटर है। और ध्यान रखना नशेड इंड्यूस की भी पीपीआई होती हैं, और बच्चे नशेड इंड्यूस को में क्या मान लेते हैं? मीजोप्रोस्टोल को ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। बेटा जी नशेड इंड्यूस अल्सर हो, कोई भी अल्सर हो, सब में पहला एम होता है एसिड सिक्रेशन को कम करना। ये एसिड को कम थोड़ी करती है, मीजोप्रोस्टोल तो म्यूकोस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बेटा जी। इसलिए नशेड इंड्यूस हो, कोई सा भी अल्सर हो, हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस पोटेंट ड्रग प्रोटोन पंप इनिबिटर होती है, और उनमें भी सबसे ज्यादा पोटेंट होती है लेंसोप्राजोल। सबसे पावरफुल पीपीआई जो है वो लेंसोप्राजोल है बेटा जी। तो चलें आगे फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। डायरिया यहां पे नहीं होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ब्लीडिंग प्रोड्यूस नहीं करती है, इन्फेक्शन का तो सवाल ही नहीं होता बेटा जी। ये ड्रगे कौन सी इन्फेक्शन से बचाने में काम करती है हमारे? तो ये हमारे ऑप्शन से जो सही था वो इपीगैस्ट्रिक पेन था, उसका कारण मैंने आपको बताया म्यूकोसा का डैमेज होना। चलो बेटा जी इसका जो रेशनल है उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, फटाफट चले आगे। अगला क्वेश्चन है 1227 नंबर का, ठीक है बेटा जी। इनमें से सबसे बेस्ट लेंसोप्राजोल, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स में मैं बोल चुका हूं कि सबसे पोटेंट ड्रग जो होती है वो लेंसोप्राजोल है। जब हम अल्सर की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो डब्ल्यूएचओ की जो नई गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग हम प्रोटोन पंप इनिबिटर में 30 मिलीग्राम बीडी लेंसोप्राजोल को प्रीफर करते हैं बेटा जी, ठीक है। नहीं बेटा जी ओमेप्राजोल नहीं है आजकल, लेंसोप्राजोल को प्रीफर करते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। A client has received a dose of an as needed medication called loperamide। एक पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है जो भी है, वो लोपेरामाइड ड्रग ले रहा है। इसका भी एक ब्रांड होता है अपने इंडिया में रिडोल के नाम से, रिडोल फेमस ब्रांड है। द नर्स इवालुएट्स द क्लाइंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन टू सी इफ द क्लाइंट हैज रिलीफ ऑफ विच साइन एंड सिम्टम्स। बेटा जी बस थोड़ा सा फर्क है कि इतना ध्यान देना है कि कौन से सिम्टम्स से आपको वो रिलीफ दिला रही है, कि आपने उस पेशेंट को लोपेरामाइड दी है और लोपेरामाइड देने के बाद वो किस बीमारी से या किस सिम्टम से आपको रिलीफ दिला रहा है। आपको डायरिया से रिलीफ दिला रहा है, आपको टेरी स्टूल यानी काले पीले फिशेज से आपको छुटकारा दिला रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिला रहा है, आपको एब्डोमिनल पेन से रिलीफ दिला रहा है। आपका ऑप्शन मोस्टली ए आ रहे हैं, दिनेश चंद। बेटा जी इसका तो आंसर आई थिंक जेके राजपूत बी बता रहे हैं। ए को लॉक कर दो, बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल ने ए दे दिया है, तो बांके बिहारी लाल की जय हो बेटा जी। शैलेंद्र जी कुर्सी पे क्यों बैठ गए भाई, ऐसी क्या नौबत आ गई, व्हील चेयर पे बैठना पड़ गया आपको? ओके मोस्टली ए बेटा जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बेटा जी हम जो नोरसेट वैक्सीन करवा रहे हैं उसका हमें फायदा मिल रहा है। फायदा क्या मिल रहा है कि बेटा जी हमारे बच्चे क्वेश्चनों को क्लियर करना सीख रहे हैं, उनका मतलब सीख रहे हैं। बेटा जी हमारा एम यही है कि आप लोग एनक्लेक्स के क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़कर उसको सोल्व करना सीख ले,
फिर तो आपके वही आंसर है जो पहले पेपरों में आते थे बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बेटा कि आप लोगों का सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। पूनम शर्मा कौन सी दुनिया में घूम रही है बेटा? पूनम शर्मा डी एक अकेला, अलाउद्दीन मॉडल 1। बेटा जी सबका आंसर यहाँ पे। बेटा जी आज लगा कि एनक्लेव्स इतनी भी टफ नहीं है। बेटा जी कब थी टफ? टफ तो बना रखा था हमने। टफ क्या होता है? अभी मैंने कहा ना, अच्छे लोग अच्छी किताबें पढ़ने से और उनको समझने से समझ में आती है बेटा जी। टाइम दो उनको। अब तुम क्या देखते हो, इतनी मोटी एनक्लेव्स कैसे पढ़ेंगे यार? 2 घंटे तो सोचेंगे कहां से खोलूं, आगे से कि पीछे से। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कहां से खोलूं एनक्लेव्स को, आगे से कि पीछे से। और फिर खोल ली तो क्या देखते हैं, अरे यार अतो बड़ो पेपर तो कहीं पढ़ी छा। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तुम्हारे दिमाग क्या होता है, घूम जाता है। और फिर आधे क्या करते हैं बेटा जी, सच्चाई बताता हूं, जितनी ज्यादा मोटी किताब होती है उसका तकिया लगाते हो तुम। सबसे बड़ी रियलिटी है ये, है ना। टीवी पर एड भी किसका आता है? लोपरामाइड का। ओपोइड है, पैरालिसिस को कम करेगी। सिवा, हाँ बेटा जी बता रहा हूं मैं भी। मोस्टली बेटा जी आंसर है, अंगूठा दिखाया साइवी सिंह ने। फार्मेसी ज्यादा टफ नहीं है बेटा जी, नहीं है। टफ कहां थी, ये तो इजी है। ये लोपरामाइड जरूर टफ कर देगी, क्यों? क्योंकि उसको डायरिया हो रहा है। ये लो, अरे जो लूज है उसको टाइट कर दो, जो टाइट है उसको लूज कर दो, बस कहानी यही है। डायरिया, कब्जी से रिलीफ दिला दो। ये सारा जीआईटी में खेल आपका यही है बेटा जी। ये लोपरामाइड जो तुम्हारी स्टूल ढीले हो गए हैं, जो वाटरी स्टूल पास आउट हो रहे हैं, उसको ट्रीट करने का काम करती है बेटा जी। डायरिया के ट्रीटमेंट में एंटी डायरियल ड्रग है बेटा जी। एंटी डायरियल का मतलब एंटी मोटिलिटी, एंटी सिक्रेटरी। अरे तुम गए अपनी किसी के साथ घूमने के लिए, और अपने किसी के लिए, अपने तो अपने होते हैं, पराये कभी हो ही नहीं सकते। वो तो कोई दूसरा ले जाए तो बात अलग है बेटा जी। अब सुनो मेरी बात, किसी अपने के साथ घूमने गए हो, मान लो कोई तो हनीमून ही गया है, अगर शादी हो गई हो तो, और नहीं हुई है तो कहीं वैसे घूमने गया किसी के साथ, बेटा जी उसको लग गए दस्त, उसको लग गए दस्त, डायरिया हो गया। अब डायरिया हो गया तो अजय सर को फोन करेगा कि सर जी घूम रहा था और लूज मोशन हो रहे भयंकर तरीके से, क्या करूं? अब अजय सर उस टाइम फार्माकोलॉजी थोड़ी पढ़ाएंगे उसको कि बेटा कौन से बैक्टीरिया से डायरिया हुआ, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है? ये पूछूंगा कि ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, बेटा इतनी देर में तो तुम्हारा प्रोग्राम हो जाएगा। पूरे टूर की बैंड बज गई तो बेटा जी उसको बोलते हैं ट्रेवलर्स डायरिया। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेवलर्स डायरिया। ट्रेवलर्स डायरिया में तुम्हें वहां माइक्रोब्स को नहीं मारना, तुम्हारे जो अरमान नीचे से निकल रहे हैं बिना किसी सूचना के, उस सूचना को खत्म करना है बेटा जी आपको। और सूचना को खत्म एकदम से कर सकता है एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी एजेंट। बेटा जी कौन सी? एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी एजेंट देंगे। तुरंत रोकना है कि सर आज शाम को तो इस पार्क में घूम रहा था, शाम को वहां जाना है, तो एंटी मोटिलिटी एंटी सिक्रेटरी के रूप में आप देंगे उसे लोपेरामाइड। और लोपेरामाइड डायरिया को रोकती है। टेरी स्टूल यानी काले पीले स्टूल आ रहे हैं उसमें कोई काम नहीं करेगी। कॉन्स्टिपेशन तो खुद प्रोड्यूस करती है बेटा जी ये। और एब्डोमिनल पेन में इसका कोई रोल नहीं है। एब्डोमिनल पेन में हम डाइसाइक्लोमाइन काम लेते हैं बेटा जी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनो, यहां से क्या लोपेरामाइड में क्या क्वेश्चन आपको पूछेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है बेटा? लोपेरामाइड में आपको पूछता है डोज फैक्टर। क्या पूछेगा आपको? डोज फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस लोपेरामाइड की हम बात करते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे सामने आता है वो आता है लोपेरामाइड बेटा जी। लोपेरामाइड में डोज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पेशेंट को आप ट्रेवलस डायरिया में लोपेरामाइड प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस डोज फैक्टर में ध्यान दे। सबसे पहले अगर उसको वाटर स्टूल पास आउट हो रहा है तो उसको पहली डोज STAT एट इमीडिएट 4 मिलीग्राम की डोज देनी है आपको उसको। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ बेटा जी बता रहा हूं अभी मैं इन्फेक्टिव डायरिया की बात भी, 4 मिलीग्राम की डोज देंगे STAT एट इमीडिएटली। उसके बाद उसको 2 मिलीग्राम बेटा जी आफ्टर ईच वाटरी स्टूल। सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना ये वाली कि 2 मिलीग्राम की डोज कब देनी है? पहली डोज 4 मिलीग्राम दे दिया आपने। अगर उसका जो वाटरी स्टूल है वो अगर सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है यानी वो लूज स्टूल नहीं है तो फिर उसको आप 2 मिलीग्राम की डोज ना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाटरी स्टूल आ रहा है तो आप 2 मिलीग्राम की डोज दें। फिर भी अगर उसको वाटरी स्टूल आ रहा है तो फिर 2 मिलीग्राम दें। तो बच्चे बोलेंगे सर अभी कितनी दे मैक्सिमम?
तो अब ध्यान दीजिए कि पहली डोज 4 मिलीग्राम की, उसके बाद हर वाटर स्टूल बेटा जी, हर वाटर स्टूल के बाद में 2 मिलीग्राम, और नोट मोर देन, एनएमटी का मतलब होता है नोट मोर देन 10 मिलीग्राम इन 24 आवर्स बेटा जी। एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको 10 मिलीग्राम से ज्यादा डोज नहीं देंगे। पहली डोज 4 मिलीग्राम की एट इमीडिएटली, आफ्टर ईच वाटर स्टूल आपको 2 मिलीग्राम की डोज देनी है, और वो भी कितनी देनी है, एक दिन में 10 मिलीग्राम से ज्यादा डोज आपको नहीं देनी है। और छोटे बच्चों में ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी क्योंकि वो पैरालाइटिक इलियस प्रोड्यूस करती है। तो छोटे बच्चों को, 4 से 6 साल से छोटे बच्चों को आप लोपेरामाइड नहीं देंगे। तो ध्यान रखें, हमारा क्वेश्चन था कि एक क्लाइंट था जो लोपेरामाइड ले रहा है, तो वो नर्स उसको किस डिजीज को या किस सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दे रही है, तो वो एंटी डायरियल को ट्रीटमेंट के लिए दे रही है। अब बेटा जी एक बात सुने, एंटी डायरियल ड्रग्स में आप जब ये दे रहे हैं तो ये लोपेरामाइड क्या करती है, ये एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी एजेंट होती है बेटा जी, ये ओपोइड का डेरिवेटिव होती है। तो सबसे बड़ी बात कि इसको नहीं पता कि उसको डायरिया किस वजह से हो रहा है, तो अगर किसी को इन्फेक्टिव डायरिया है तो बेटा जी लोपेरामाइड नहीं देंगे उसको, लोपेरामाइड नहीं, कोई भी एंटी मोटिलिटी एंटी सिक्रेटरी, कोई भी एंटी मोटिलिटी एंटी सिक्रेटरी एजेंट जैसे लोपेरामाइड, डाइफिनोक्सिलेट, ठीक है, और कोडीन, ये 3 ड्रग एंटी मोटिलिटी एंटी सिक्रेटरी होते हैं, डाइफिनोक्सिलेट, कोडीन और लोपेरामाइड। ये तीनों एंटी मोटिलिटी एंटी सिक्रेटरी एजेंट कभी भी इन्फेक्टिव डायरिया में नहीं देंगे, क्योंकि बेटा जी वो डायरिया तो रोक देंगे लेकिन उस प्रॉपर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और वो स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये आपका रेशनल है जो मैंने आपको बता दिया है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, द नर्स हैज गिवन क्लाइंट डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टैबलेट्स, द क्लाइंट इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन इफ विच स्टेटमेंट इज मेड, यानी कोई पेशेंट है उसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की भी टैबलेट दी गई है बेटा जी। ध्यान रखना यहां पर कि टैबलेट दी गई है, सिरप नहीं है, टैबलेट दी गई है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसको पेशेंट के लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा जी? आंसर दे, आंसर दे बेटा जी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसके बारे में पेशेंट को पता होना चाहिए। फटाफट दे बेटा जी आंसर, जल्दी आंसर दे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी? बेटा जी स्टूल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा इन्फेक्टिव डायरिया के लिए। स्टूल एग्जामिनेशन, कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है? बी, सी? कुलदीप सी बता रहे हैं। बेटा जी अच्छे से पढ़ो, इतना टाइम तो पढ़ने में लग जाता है, पढ़ते नहीं उससे पहले आंसर दे देते हो आप लोग। बी 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 सबके लग रही है बेटा जी, घुसड़ी लग रही है तगड़ी वाली आज आपको। ये बी 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 बेटा जी गए तुम लोग तो आज काम से, एक का भी सही नहीं आया अभी तक मेरे ख्याल से। सी बी बी, फतेह सिंह सी, शक्ति सिंह के, स्टीवर्ट 2, सरिता बी, एच क्यू बी, एच क्यू क्या है ये? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है क्या? वाई के एंटी, शक्ति सिंह बी। बेटा जी अभी तक एक भी आंसर मेरे हिसाब से सही नहीं दिखा मेरे को कोई भी। मनोज कुमार मेघवाल ए, डी स्नेह राजा, डी बोला है स्नेह राजा ने। चलो चलो फटाफट दो। ज्योति तनन डी, स्नेह राजा डी, ज्योति तनन डी। बेटा जी मोस्टली अब चेंज करने लग रहे हैं, चेंज करो उससे पहले मैं आपको आंसर बता दूं। बेटा जी ये आंसर देखने से पहले एक बात का आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को जहां पर भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाए आपको सीधा सा ध्यान रखना है, जहां पे भी एंटासिड में एल्यूमिनियम की टैबलेट की बात करें, मैं सिरप की बात नहीं कर रहा हूं, सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे भी एल्यूमिनियम साल्ट के अगर एंटासिड में टैबलेट की बात करें तो वहां पर एक ही चीज याद रखनी है, चबाओ, चबाना है उसको। यानी अब चबाना वर्ड को अंग्रेजी में बोलते हैं च्यू, जहां पर च्यू है मतलब वो आपका आंसर है। और कुछ मत देखो, आप एक वर्ड देख लो, चबाना, च्यूएबल टैबलेट्स,
च्यूएबल टेबलेट्स ही इसका आंसर है। जहां टेबलेट, मैंने इसको इसीलिए मार्क किया था बेटा जी सबसे पहले, कुछ मत देखो, आपको एक ही में आंसर मिलेगा च्यूएबल, जहां पर होगा एक ही ऑप्शन में आपको च्यूएबल मिलेगा, वही आपका आंसर है, ढूंढ लो कहां पे। बाकी ज्यादा दिमाग लगाओ मत। अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ भी लैंग्वेज हो आप, तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है फिक्स, कि जहां पे भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टैबलेट, अगर मैं यहां जेल कर देता बेटा जी तब रामायण चेंज हो जाती। अगर मैं यहां पर जेल कर देता तो बेटा जी रामायण चेंज हो जाती, लेकिन अगले ने साफ साफ लिखा टैबलेट है, तो टैबलेट हो तो जहां चबा के लोगे वही सही आंसर होगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। उसके आगे क्या लिखा है वो बाद में देखते रहना। आई शुड च्यू द टैबलेट थ्रोली एंड देन ड्रिंक 4 ओंस। बेटा जी ओंस है तो मतलब एक ओंस में 30 ml होता है, तो 120 ml, ठीक है। 120 ml वाटर, मतलब एक गिलास पानी का आपको इसके साथ में पीना है, ठीक है। मतलब टैबलेट को चबा के फिर लेना है। क्यों लेना है ऑप्शन देखेंगे बाद में, पहले मैं रेशनल बता देता हूं, ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बेटा जी जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टैबलेट्स होती है उनके पार्टिकल साइज बड़ी होती है, तो उनको पहले से तोड़ के आप चबा लोगे तो वो जब तक आपके स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचेगी उसका डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बच जाएगा, तो वो जाते ही सॉल्यूशन बन जाएगा और इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए इसको चबा कर लेना पड़ता है बेटा जी। अगर आपने डायरेक्ट टैबलेट ले ली है तो वो स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में टूटने में टाइम लगाती है बेटा जी। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी जब भी टैबलेट लें च्यूएबल टैबलेट्स के रूप में लें। पहला ऑप्शन था आई शुड टेक द टैबलेट एट द सेम टाइम एज एंटासिड। बेटा जी ये तो खुद ही एंटासिड है, ये तो खुद ही एंटासिड है। और साथ में एक बात सुनो, अगर कोई एंटासिड आप यूज कर रहे हो ना, उसके साथ लगभग 1 से 2 घंटे तक कोई भी दूसरी ड्रग काम नहीं लेंगे हम। दूसरा ऑप्शन क्या है, आई शुड स्वेलो द टैबलेट, पॉसिबल ही नहीं है भाई, सीधे तो आप इसको इनगल्फ कर नहीं सकते, सीधे निगल जाओगे तो ये इफेक्ट ही नहीं करेगी। आई शुड टेक ईच डोज विद ए लैक्सेटिव टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये ऑप्शन तो नहीं है लेकिन हमें एक क्वेश्चन दे गया, ये ऑप्शन तो नहीं है लेकिन हमें एक क्वेश्चन दे गया कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है बेटा जी। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है उसका एडवर्स इफेक्ट है बेटा जी। रेक्ट्रोड्रिल देते हैं बच्चों में, ये नया साल्ट आया रेक्ट्रोड्रिल के नाम से या ऑक्टीराइड के नाम से आती है नई ड्रगे, वो बच्चों में प्रोवाइड करवाते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर लैक्सेटिव जो है वो प्रिवेंट करेगा कॉन्स्टिपेशन को। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम क्या प्रोड्यूस करती है, कॉन्स्टिपेशन। तो बेटा जी हर कॉन्स्टिपेशन के बाद में आप बार बार थोड़ी लैक्सेटिव यूज करेंगे, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन बन के आया बेटा जी कि कॉन्स्टिपेशन किसके साथ में प्रोड्यूस होता है, एल्यूमिनियम। एक बार मैं थोड़ा सा यहां डिस्क्रिप्शन करूंगा हमारा, देखिए एंटासिड में क्या प्रॉब्लम होती है कि ये एंटासिड जो है वो 2 प्रकार के होंगे, एक तो मैग्नीशियम साल्ट और एक एल्यूमिनियम साल्ट। साल्ट की बात कर रहा हूं मैं। जो मैग्नीशियम साल्ट होता है वो डायरिया प्रोड्यूस करता है, जो एल्यूमिनियम होता है वो कॉन्स्टिपेशन करता है। अब कई जगह कई किताबों ने इसकी एक मिनोमिक फॉर्म बना रखी है याद करने के लिए, ACMD, इसको याद करने का तरीका, यानी MD जो होता है वो AC में बैठता है, ऐसा कुछ बना रखे हैं, वो आप लोग याद कर लें। M फॉर आपके मैग्नीशियम साल्ट, D फॉर डायरिया, A फॉर एल्यूमिनियम साल्ट, C फॉर कॉन्स्टिपेशन। याद करने का तरीका है बेटा जी, मैंने नहीं बनाया, किसी का पहले बनाया हुआ है। तो MD जो होता है वो AC में बैठता है, या आपको याद रखना है। M फॉर मैग्नीशियम साल्ट, D फॉर डायरिया, A फॉर एल्यूमिनियम साल्ट, C फॉर कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए मैग्नीशियम डायरिया करता है तो ये फास्ट एक्टिंग होगा, डायरिया कर रहा है तो ये फास्ट एक्टिंग होगा, ये कॉन्स्टिपेशन है मतलब ये स्लो एक्टिंग होगा बेटा जी। यानी ध्यान रखें कि जितने भी एल्यूमिनियम साल्ट होते हैं वो स्लो एक्टिंग होते हैं, जितने भी मैग्नीशियम साल्ट होते हैं वो रैपिड एक्टिंग होते हैं। तो एंटासिड में 2 साल्ट होते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मेनली, और एक होता है कैल्शियम साल्ट जिसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट बेटा जी। ये मेनली आजकल यूज नहीं किया जाता है। कैल्शियम के साथ में भी क्या होता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करेगा बेटा जी। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूं आपको अभी। तो एंटासिड की बात कर रहे थे, 2 मेटेलिक फॉर्म होती है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम डायरिया करेगा, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला के दे देते हैं बेटा जी। भाई अगर ये डायरिया कर रहा है तो ये इसको कॉन्स्टिपेशन कर देगा, अगर ये कॉन्स्टिपेशन कर रहा है तो इसको डायरिया कर देगा, अगर ये ड्रग स्लो एक्टिंग कर रही है तो ये रैपिड एक्टिंग कर देगी। तो हमेशा ध्यान रखें
कि नर्स जो बेटा जी रावण बोल रहे हैं कि सर एनक्लेस कितने दिनों में कंप्लीट करवा दोगे बेटा जी। ये तो आप भी जानते हैं कि जिस हिसाब से क्वेश्चन चल रहे हैं तो लगभग 2.5-3 महीने जो भी टाइम लगेगा, हमें रोक के क्या करना है बेटा जी, हमें तो करवानी है, नहीं करवानी तो 3 पड़ी थी ना बेटा जी। ठीक है, तो वो आप आराम से क्यों टेंशन ले रहे, जल्दी के जल्दी का काम शैतान का होता है भाई। ठीक है ना, आराम से करेंगे जो भी होता है। सर नोट सेट के पहले तो करवाएंगे बेटा जी, फिर तो क्या है। ठीक है, चलो बेटा जी, तो मैं बोल रहा था कि एंटासिड मैग्नीशियम डायरिया करते हैं, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करता है, और एल्यूमिनियम साल्ट स्लो एक्टिंग होते हैं, मैग्नीशियम साल्ट फास्ट एक्टिंग होते हैं, दोनों को मिला दो। इसीलिए ध्यान रखना नर्स के लिए प्रायोरिटी, एंटासिड में नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी कि एंटासिड में हमेशा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम साल्ट को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अब नर्स को पूछे कि क्यों दिया जाता है कॉम्बिनेशन में, पहला क्योंकि मैग्नीशियम के एडवर्स इफेक्ट को कम कर देता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के को कम कर देता है मैग्नीशियम, ये रैपिड एक्टिंग होता है, जल्दी काम करेगा, और ये लंबे समय तक लॉन्गर एक्शन करेगा, इसलिए दोनों को कंबाइंड करके दिया जाता है। अब रही बात बेटा जी कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम साल्ट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पुराने जमाने में हमारे कुछ लोग क्या कहते थे कि अंग्रेजी दवाइयों के साथ दूध पिला दो बेटा जी, गर्मी करती है। अभी दवाइयों की गर्मी हमारे समझ में कभी आई नहीं बेटा जी, तो मिल्क कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मिल्क पिलाने के साथ में बेटा जी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मिल्क पिला देते थे, जिससे पेशेंट को मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम डेवलप हो जाता था बेटा जी। क्या डेवलप हो जाता था, मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम डेवलप हो जाता था। तो इनको हमेशा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कभी भी कैल्शियम साल्ट के साथ में या सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा के साथ में आप दूध ना पिए, नहीं तो आपको क्या डेवलप हो जाएगा बेटा जी, मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है, एक तो एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, और कैल्शियम की वजह से रीनल कैल्कुलाई के चांसेस बढ़ जाते हैं उस पेशेंट में। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट होगा, उसको अपच्ची होने लग जाती है पेट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम कैल्शियम साल्ट के साथ में दूध लेने की वजह से डेवलप होता है। तो ये एंटासिड के साथ में कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स थे। आगे चलते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज हम। अभी ये आपका रेशनल अगर किसी को चाहिए, वो जो बातें मैंने सारी बता दी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट हैज रिसीव्ड ए डोज ऑफ डाइमिनहाइड्रिनेट, डाइमिनहाइड्रिनेट, द नर्स डिटरमाइंस दैट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव इफ द क्लाइंट ऑब्टेन्स रिलीफ ऑफ विच प्रॉब्लम। यानी ये ड्रग लेने के बाद में पेशेंट को इनमें से किस सिम्टम से रिलीफ मिलती है। ठीक है, डबल क्लास करवा दो विमल बेटा जी, टाइम काम अपने अकॉर्डिंग ही होता है बेटा। ठीक है, एक क्लाइंट हैज रिसीव्ड ए डोज ऑफ डाइमिनहाइड्रिनेट, द नर्स डिटरमाइंस दैट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव इफ द क्लाइंट ऑब्टेन्स रिलीफ ऑफ विच प्रॉब्लम। यानी ये जो डाइफिनहाइड्रेमाइन है, इनमें से किस प्रॉब्लम से पेशेंट को रिलीफ दिलाती है, चिल से, हेडेक से, रिंगिंग इन द ईयर्स में यानी टिनाइटस जिसको आप बोलते हैं, और या फिर नोजिया एंड वोमिटिंग से रिलीफ दिलाती है। तो बेटा जी आपका आंसर आ रहा है अनीता कंबोज डी, इरफान सी, कुलदीप डी, शक्ति सिंह डी, भोले का दीवाना डी, शिवा डी, एक्स क्या है बेटा जी, एक्स तो कुछ है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं है, 4 मोस्टली डी आंसर आ रहा है, डी, रविंदर सिंह, संपत कुमार प्रजापत 3, अंजना डी, देखते वक्त बोले का 4, सुनीता यादव डी, यानी मोस्टली बच्चों का डी आ रहा है। वो बता जी क्यों आ रहा है, क्योंकि डाइफिनहाइड्रेमाइन एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है बेटा जी। कौन सी ड्रग होती है, एंटीहिस्टामिन, H1 ब्लोकर। और अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था कि H1 ब्लोकर ड्रग्स एंटी इमेटिक भी होती है बेटा जी। क्या होती है, एंटी इमेटिक। उन्हीं में से एक एग्जांपल है डाइमिनहाइड्रिनेट, यानी ये भी किसका एग्जांपल है, डाइमिनहाइड्रिनेट जो है एंटी हिस्टामिन का एग्जांपल है, H1 ब्लोकर ड्रग है, एंटी इमेटिक एक्टिविटी करती है, इसलिए ये नोजिया एंड वोमिटिंग में काम आती है। चिल्स, हेडेक, रिंगिंग इन द ईयर में ये यूज नहीं होगी, यानी तीनों ऑप्शन इसके लिए सुटेबल नहीं है। हमारा आंसर है नोजिया वोमिटिंग। और कौन सी नोजिया वोमिटिंग, यानी मोशन सिकनेस इंड्यूस वोमिटिंग में। ठीक है ना, प्रीफर अगर प्रेफरेंस पूछे कि वोमिटिंग कौन सी, मोशन सिकनेस में। बाकी आप अदर टाइप्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होगी बेटा जी। तो यहां पर नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए काम आती है डाइमिनहाइड्रिनेट, जो कि एंटीहिस्टामिन H1 ब्लोकर होती है,
एंटी एमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है बेटा जी। इसकी बात देखो, डाइफेनाइड्रामाइन, इसकी पूरी बात हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रगों के एग्जांपल भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो बेटा जी आज की ये क्वेश्चन थे हमारे, हमने मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई होगी कि फार्मा में कुछ ड्रगों के बारे में नाम ही नहीं सुना आप लोगों ने। इसी के कंटिन्यूशन अगली क्लास में जो हम है फार्मा की जीआईटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हुए रिमेनिंग है वो हम करेंगे, और अगर क्वेश्चन कम बचते हैं तो उसके बाद में हम अगली यूनिट को उसी हिसाब से चालू कर देंगे। बेटा जी आज के लिए एक सुनीता जी क्या बोलिए, सिंपल सी बात, जीआई की मेडिसिन पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा जी, किसी का क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, मैंने देखा नहीं। तो बहुत बढ़िया, जीआई की ड्रग हैं, कुछ रिमेनिंग है अभी हमारी, जैसे अल्सर की ड्रगों के बारे में हमारी बात नहीं हो पाई है, उनको हम अगली